वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी कक्षा छठी क्लास का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। चलिए हमारा टॉपिक है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि आखेटक संग्रह हम उन्हें क्यों कहते हैं? वो जिस विधि से, ठीक है, जिस विधि से वो अपने खाने पीने का इंतजाम करते थे, उनको उसी आधार पे हम उनको आखेटक संग्रह कहते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी कि जो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग थे वे एक जगह नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह घूमते रहते थे। तो क्यों घूमते थे, इसके भी कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पौधों और पेड़ों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। देखिए जो ये औजार रखे हुए हैं, ठीक है, इन औजारों से इंसान अपने खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए इनका प्रयोग करता था, ठीक है, और जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए भी ये जो औजार हैं इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे प्राय स्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण मिले हैं। देखिए ये मैप है, इस मैप के अंदर त्रिकोण, ठीक है, त्रिकोण वाले जो स्थान है ये वे स्थान है जहाँ पे जो खाद्य संग्राहक रहते थे। देखिए इसमें आपका भीमबेटका है, हुंसगी है, कुंडुल गुफा है, ठीक है, और ये वाले आपके पाषाणिक परास्थल हैं, ठीक है, और यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए हैं। कई
प्रायस्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां पत्थर मिल सकें। देखिए, ये आपको दिखा रखा है जो भीमबेटका है। भीमबेटका जो हमारा आधुनिक मध्य प्रदेश है, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। और देखिए, इस भीमबेटका में गुफाएं हैं। इन गुफाओं में लोग इसलिए रहते थे ताकि उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी, इसलिए ये लोग गुफाओं में रहते थे। देखिए, ये भीमबेटका की गुफा है। पुरास्थल देखिए, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आग की खोज। देखिए, जो आग के जो अवशेष हैं, ये आग के अवशेष कुंडुल गुफा, ठीक है, में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है। देखिए, फिर हमारा टॉपिक बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। यानी कि देखिए, जो घास वाले जो मैदान थे वो कब बनने लगे थे? वो बनने लगे थे हमारे 12,000 साल पहले, जब पूरे इस दुनिया की जो जलवायु है उसमें जब परिवर्तन आया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि सबसे पहले किस जानवर को जंगली बनाया गया था या किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो था कुत्ता। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंडों में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही लंबी जगह पर समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की से उनकी रक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आओ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं।
ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता लगता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ प्रायस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुरजहोम। बुरजहोम कहाँ पर है? बुरजहोम ये जो हमारा वर्तमान कश्मीर है यहाँ पर है। और देखिए जो बुरजहोम के जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। यानी कि गर्तवास हम किन्हें कहते हैं? यानी कि गड्ढे के नीचे जो घर बनाए जाते हैं उन्हें हम गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखिए ये जो औजार दिख रहे हैं ये पुरापाषाण नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, ये कुछ औजार हैं। नवपाषाण युग के प्रायस्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदलकर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि जैसे आज भी सब लोग अपने अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं, तो पहले के लोग भी अलग अलग तरीके से ही अपना काम करते थे। अब है मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। देखिए ये चित्र दिखा रखा है मेहरगढ़, इसमें देखिए चौकोर, ठीक है, चौकोर ये घर बना हुआ है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। देखिए ये चित्र देख रहे हैं आप, इस चित्र में मेहरगढ़ की एक कब्र है और इसमें देखो बकरी को दफना रखा है, उसके साथ में ये बकरी को भी, इसमें बकरी के जो कंकाल हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं।
चलिए, हमारे चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। थैंक यू।